नमस्कार सभी को। अब तक बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 देख ली है। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, आप लोगों को प्रीवियस 2.1 जब हमने सॉल्व की तो उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट उसी टाइप के क्वेश्चन 2.2 में सेम मेथड्स यूज़ होंगे। बस 2.1 में क्या था, आपने आंसर निकाल के आपने चेक करना था। इसमें आपने चेक नहीं करना है, ठीक है। आपने सिर्फ एक्स अपने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। बेटा सबसे पहला स्टेप होता है, अगर हमको कहीं ब्रैकेट दिख रहा है ना, या हमको कहीं दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, कहीं पे भी टर्म ब्रैकेट के बाहर है और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम वो स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप होता है अपने सारे वेरिएबल पार्ट को एक साइड रखना और कांस्टेंट पार्ट को दूसरी साइड रखना। तो यहाँ पे जैसे मेरा वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा है, ये वेरिएबल पार्ट है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा और ना मुझे दिख रहा है कि कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, राइट। तो हम अपने सेकंड स्टेप पे मूव करेंगे, जो कि है कि वेरिएबल पार्ट को एक साइड करना है। एक तो मेरा ये वेरिएबल पार्ट है, एक ये वेरिएबल पार्ट है, तो इसको तो मैं अपने वेरिएबल पार्ट को लेफ्ट साइड कर ले रही हूँ, ठीक है। तो x/2 तो लेफ्ट साइड ही है ऑलरेडी। अब x/3 जो है वो राइट साइड है। अब मैं उसे लेफ्ट साइड लेके आऊँगी तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन लगेगा। ट्रांसपोजिशन का मतलब कि आप इक्वल टू के लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेके जाते हैं तो जो टर्म होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं अभी ये राइट साइड में और इस पर पॉजिटिव साइन है, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। -x/3 हो जाएगा ये, ठीक है। इक्वल टू, अब कांस्टेंट पार्ट सेकंड स्टेप है, कांस्टेंट पार्ट को सबको राइट साइड लेके आना। तो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है, 1/4 है। 1/4 को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट पार्ट है मेरा, है ना। तो -1/5 है, क्योंकि लेफ्ट साइड है और इसे राइट साइड लेके जाना है, तो साइड चेंज करनी है तो ट्रांसपोजिशन लगेगा। ट्रांसपोजिशन मतलब नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लोगे। इसका एलसीएम क्या आया, 6 आया इसका एलसीएम। यहाँ पे आप दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। क्या बना, 3x - 2x, और नीचे दोनों के कॉमन 6 बनेगा, तो एंटायर ब्रैकेट के नीचे हम 6 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका एलसीएम, 20 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे आप दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे और इस साइड पे दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो गया, 5 + 4 हो गया आपका। इसको 3x - 2x क्या होता है आपका, x हो जाता है अपॉन में 6 इज इक्वल टू, ये क्या बना आपका, 5 + 4 9 अपॉन में 20, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब देखो x/6 का मतलब क्या है यहाँ पे कि x डिवाइड हो रहा है 6 से, तो 6 किस में है, 6 डिवीजन में, तो राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसपोजिशन लगेगा। और मैंने बताया आपको कि ट्रांसपोजिशन में जो चीज़ डिवीजन में होती है वो मल्टीप्लिकेशन में बन जाती है ना। तो ये इसके अपॉन बार के नीचे है, यानी कि डिवीजन में, तो राइट साइड जाके ये कहाँ चला जाएगा, 9/20 × 6, है ना, बार के ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिवीजन में, तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको आप कट कर लेंगे, और 2 3 और 10 क्या आ गया आपका, 27/10, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 27/10, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी इन क्वेश्चंस में, आपको चेक नहीं करना है। एक्सरसाइज 2.1 में हमें चेक भी करना था वैल्यू निकालने के बाद, बट इस चैप्टर में हमें, इस एक्सरसाइज में हमें चेक नहीं करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, n/2 - 3n/4 + 5n/6 इज इक्वल टू 21, है ना। यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, चेक करना कि कहीं पे ब्रैकेट है या नहीं है, क्योंकि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहीं पे लग रही है कि नहीं लग रही है, तो हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
फिर थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल पार्ट है उनको सबको लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल पार्ट, क्योंकि ना मुझे ब्रैकेट दिख रहा है ना यहाँ पे कहीं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पे आएंगे सीधा, यानी कि हमारे वेरिएबल पार्ट को एक साइड और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा है, ये है, ये है और ये है। वेरिएबल पार्ट का मतलब जिनके साथ भी वेरिएबल आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है। 21 के साथ तो एन नहीं आ रहा है, तो 21 मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट पार्ट हुआ, बाकी सारे वेरिएबल पार्ट है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कि ऑलरेडी वेरिएबल पार्ट एक साइड में और कांस्टेंट पार्ट एक साइड में, तो आपने इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। आप क्या करोगे, सीधा सीधा एलसीएम ले लेंगे हम। 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। आप 2 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे और 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। ये क्या बन गया आपका 6n। इन क्वेश्चंस में बेटा क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बस जहाँ पे आपकी मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स हो सकती हैं वो प्लेस है साइन। ड्यूरिंग आप ट्रांसपोजिशन कर रहे हो, साइड चेंज कर रहे हो, है ना, उस टाइम पे अगर आप साइन नहीं चेंज कर रहे हो तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो साइन का आपने पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। तो 3n क्या बन जाएगा, ये आपका 9n बन जाएगा और यहाँ पे प्लस 10n, ठीक है। और राइट साइड में क्या था आपका 21 है, तो ये आपका क्या बना 7n हो गया, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, जब 3 टर्म्स हैं हमारे पास, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम पेयर बना लेते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लिया, क्या आंसर है 6 माइनस 9, प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। तो 6 माइनस 9 करा, क्या मिला 3n, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, 9 बड़ा है तो -3 हो गया, है ना। इन दोनों को सॉल्व करके -3n आया। अब -3 और 10 को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म 10 है तो प्लस का साइन आएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका 7n, ठीक है। अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। n आपका क्या हो गया, देखो 21 तो यहीं की यहीं रहेगा। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि बार के नीचे है 12, तो इसका मतलब 12 डिवीजन में, तो राइट साइड जाके कहाँ हो जाएगा, 12 मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी कि इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है। और अब मुझे दिख रहा है कि 7 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है ना, n के साथ मल्टीप्लिकेशन में। हम वेरिएबल के साथ चेक करते हैं बेटा, ठीक है। मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n के साथ 7 किस रिलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बार के नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। और यहाँ पे 12 n के साथ किस में, डिवीजन में, बार के नीचे है, तो राइट साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कट कर लेते हैं 7 3, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो गई 36 हो गई आपकी n की वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है ना, तो उस स्टेप को 1-2 बार देखें आप, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रही है, या फिर कुछ और है जो आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैम क्या कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे। आप अभी ऐसे पैनिक नहीं करना है कि मैम आप क्या बोले जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव और ब्रैकेट दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इसमें है, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हालांकि हमने आपने क्वेश्चन नंबर 6 अगर एक्सरसाइज 2.1 का देखा है, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और बेटा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके ऑन डिमांड मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी, और आप अपने डाउट्स वगैरह भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x + 7 - 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17/6 - 5x/2। बेटा आप ना जिन बच्चों को ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और जो बहुत इजीली कर पा रहे हैं ना, क्योंकि सब बच्चे डिफरेंट होते हैं, कुछ ज़्यादा स्मार्ट होंगे, कुछ थोड़े कम स्मार्ट होंगे, तो जिन बच्चों को क्वेश्चंस मुश्किल लग रहे हैं ना, या फिर सॉल्व, क्योंकि हल्का सा कन्फ्यूजन कहाँ पे हो सकता है, साइन का चेंज करने में, है ना, और आपको जब मल्टीप्लिकेशन प्लस में,
तो आप अगर हल्का बोल के उस टर्म्स को लिखेंगे ना तो आप ज़्यादा करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि राइट जाएगा तो फिर साइन ट्रांसपोजिशन होगा, साइन चेंज होगा, आप ऐसे बोलेंगे ना, मतलब आपने आपको रिमाइंड करा रहे ताकि आप वो स्टेप स्किप ना करें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, या फिर मतलब पूरा क्वेश्चन करने के बाद आपको याद ना आए कि भाई मैंने यहाँ पे तो ट्रांसपोजिशन किया ही नहीं है, मैंने साइन चेंज किया ही नहीं है ना। तो ड्यूरिंग आप सॉल्व करते टाइम ना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने आप से बात करनी है कि ट्रांसपोजिशन किया, अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में, तो अब मुझे साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी हम देख पा रहे हैं कि कहीं पे भी ब्रैकेट नहीं है ना, और कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लग रही, सारी टर्म्स इंडिविजुअल है अपने आप में अलग अलग। तो थर्ड स्टेप पे आएंगे। थर्ड स्टेप क्या है कि वेरिएबल पार्ट को सबको एक साइड में और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड में। तो यहाँ पे वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा है, ये है और ये है। देखिए ये दोनों तो ऑलरेडी लेफ्ट साइड में ही है, तो इनको तो ऐसे के ऐसे लिख देंगे, एक्स ही आ जाएगा, और -8/3 -8/3 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे 5x/2 जो है वो नेगेटिव में है और राइट साइड में, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगी तो क्या होगा बेटा, ट्रांसपोजिशन लगेगा। ट्रांसपोजिशन का मतलब जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे -5x मेरा क्या बन जाएगा, +5x/2 बन जाएगा। क्लियर है। उसके बाद इक्वल टू, फिर राइट साइड में कौन कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म आएंगी, एक ये कांस्टेंट टर्म है, एक ये कांस्टेंट टर्म है। तो 17/6 तो यहीं रहेगी। अब 7 की साइड चेंज करनी है मुझे, साइड चेंज यानी कि राइट साइड लेना है, तो ट्रांसपोजिशन होगा जैसे साइड चेंज किया तो +7 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, इसके अपॉन में 1 है, तो आप इसको 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये आपका 6x हो गया, -8 + 16x हो गया, +15x हो गया आपका, ठीक है। आपने बेटा साइन कंसिडरेशन में रखना है हमेशा, साइन को स्किप नहीं कर देना है, क्योंकि आपने एक जगह भी कहीं भी साइन स्किप कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट राइट साइड में भी क्या करेंगे, एलसीएम ले देंगे। एलसीएम क्या आएगा, 6 ही आएगा, है ना। इस यहाँ अपॉन में 1 है, इसको 6 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी 6 है ना, तो 17 ही रहेगा, और यहाँ पे आपका 42 आ जाएगा, है ना। 7 6 क्या होता है, 42 होता है, राइट। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में 3 टर्म्स है, तो पहले आप 2 का पेयर बनाओगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप थर्ड टर्म के साथ सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस है माइनस है, क्या होगा, माइनस होगा, और साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो 6 - 16 किया, 16 में से 6 माइनस किया तो 10 आया, 10x, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 16 बड़ा है। अब इस टर्म और इस टर्म को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। माइनस है और प्लस है, क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा, 5x आएगा, और साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आया प्लस का, क्योंकि 10 और 15 में से 15 बड़ा है, तो जो भी बड़ी टर्म होती है हमेशा उसके आगे का साइन लगता है। तो यहाँ पे +5/6 हो गया, इज इक्वल टू, हाँ, +5x/6 हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस है माइनस है, तो होगा क्या, सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, आंसर आपका आएगा 25, ठीक है। और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी टर्म कौन सी है, 17 है या 42 है, आप कहेंगे मैम 42 बड़ी टर्म है, तो 42 के आगे जो साइन है वो लगेगा, यानी कि -25/6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए x को रखा, इज इक्वल टू का साइन लगाया। अब चेक करते हैं 5x के साथ किस में, मल्टीप्लिकेशन में, नहीं पहले ये वाली टर्म लिख लेते हैं, ठीक है। -25/6 लिख लेते हैं पहले। एक सेकेंड बेटा, मैंने इसको उठा के थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, -25/6 ऐसे क्या ऐसा लिख दिया हमने x की जगह पे। और अब देखिए 5x के साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड में आ जाएगा, है ना, बार के नीचे आ जाएगा।
बार के नीचे आ जाएगा। अब आप ये मत कहना मैम आपने 6 के साथ तो मल्टीप्लिकेशन में, बेटा 6 के साथ तो वो मल्टीप्लिकेशन में, हमने ये चेक नहीं करना है कि 6 के साथ किस रिलेशन में, हमने चेक करना है कि एक्स के साथ अगर वो मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड में जाके वो बार के नीचे जाएगा, बस ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बार के नीचे जाने का मतलब डिवाइड हो जाना। ठीक है, तो 5 बार के नीचे चला गया और 6 आप देख रहे हो एक्स के साथ डिवीजन में है ना, तो राइट साइड जाके कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब आप 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो आपका x क्या बच गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। ठीक है, क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको डाउट है तो मैं अगेन बोल रही हूँ, आप अपने यहाँ पे नीचे भी वीडियो के कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। ठीक है, अब देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने आपको कहा कि बेटा आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, या फिर हमको ना मेजरली क्या करना होता है कि जितनी भी टर्म्स है ना उनको हमें सेपरेट करके लिखना होता है, एक सिंगल टर्म की तरह लिखना होता है। ठीक है, तो अब आप देखो x - 5 और ये पूरी एक टर्म है, बट इसको हम एक टर्म नहीं कंसिडर कर सकते हैं, है ना। मैं इसको सिंगल इंडिविजुअल टर्म बनाने के लिए क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, x/3 - 5/3, है ना। जब भी पूरे एंटायर ब्रैकेट के नीचे बार के नीचे एक कॉमन नंबर होगा ना तो आप उसे सेपरेट करके लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि समझो आपको इस पूरे टर्म को आप लेफ़्ट राइट नहीं ले जा सकते हो, है ना। मतलब पूरे टर्म को आप क्योंकि एक वेरिएबल पार्ट है, एक कांस्टेंट पार्ट है, आप इसको लेफ़्ट लेके जाओगे तो पूरे ही टर्म का साइन चेंज होगा। हमें वो तो नहीं करना ना, हमें तो इंडिविजुअल टर्म्स चाहिए जिससे कि जो वेरिएबल पार्ट है उनको हम एक साइड रख सकें और कांस्टेंट पार्ट को एक साइड रख सकें, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें बार के नीचे अगर कॉमन टर्म है ना तो उनको सेपरेट कर देना है, जैसे x/3 - 5/3 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो उसी तरीके से राइट साइड में हम कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे मैम x/5 रख देंगे और -3/5 रख देंगे। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम ही है, हमने वैल्यू में कुछ चेंज नहीं किया है ना। बार के नीचे कॉमन आने का मतलब ये इन दोनों का एलसीएम है, एलसीएम मतलब दोनों के नीचे 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अब हमारी चारों टर्म सेपरेट हो गई है ना, 2 टर्म से हमने 4 टर्म बना ली। अब मेरे लिए इजी है क्योंकि मुझे वेरिएबल पार्ट एक साइड करना होता है और कांस्टेंट पार्ट एक साइड करना होता है, राइट। तो अब क्या करेंगे, x/3 तो यहीं रहेगा, ये x/5 लेफ्ट साइड आएगा, साइड चेंज यानी कि ट्रांसपोजिशन, तो प्लस साइन क्या हो जाएगा, -x/5 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू यहाँ पे -3/5 तो -3/5 ही रहेगा एंड -5/3 राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जाने का मतलब साइड चेंज मीन्स ट्रांसपोजिशन। ठीक है, +5/3 हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आया 15, यहाँ पे आ गया आपका 5x - 3x, है ना। 15 इसको आप 5 करेंगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही काम हम राइट साइड करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। अगेन इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -9। साइन का ध्यान रखना है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने एक भी टर्म के आगे साइन गलत लगा दिया तो आपका एंटायर क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, +5 5 जा 25 हो जाएगा, राइट। आगे सॉल्व करेंगे, 5x - 3x कितना होता है, 2x/15। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस और प्लस है तो होगा क्या, सब्ट्रैक्शन होगा और साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा आपका जो बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म कौन सी, 25 है, तो आपका +16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 में से आप 9 माइनस करोगे तो 16 आंसर मिलेगा आपको। यहाँ पे 15 हो गया। ठीक है, अब आपका x कैसे निकलेगा, इस साइड कर देते हैं, x इज इक्वल टू, चेक करो 2 किसके साथ है मल्टीप्लिकेशन में, 16/15 तो लिखेंगे। अब 2 किसके साथ है, x के साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
और 15 डिवाइड में तो राइट साइड जाके कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर लेंगे, 15 15 कट जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा, है ना। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। x इज इक्वल टू आपका 8 आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है आपको, मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग स्टेप क्या था कि हमें चीज़ें सेपरेट करनी थी, ठीक है, सिंगल बार, क्योंकि आप अगर बेटा एक ही बार को लोगे तो आप राइट लेफ्ट कैसे करोगे, आप इसको वेरिएबल पार्ट और कांस्टेंट पार्ट सेपरेट कैसे करोगे। तो सेपरेट करने के लिए हमें पहले बार को ही सेपरेट करना होता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप क्या करेंगे, आप एक बार इसको वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन 5 है 3t माइनस 2 अपॉन में 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, देखो अब इतनी देर से मैं कह रही हूँ कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहे हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, तो हो सकता है आप में से बहुत बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या कह रही है। तो अब ये क्वेश्चन है ना, देखो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन में हमने क्या किया कि अगर जो टर्म्स जुड़ी हुई हैं कॉमन ब्रैकेट कॉमन बार से, उनको हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3t/4 माइनस 2/4। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि ये माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना। यहाँ पे कोई टर्म ना होने का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 है, ठीक है, -1 है, तो -1 को आप 2t से मल्टीप्लाई करोगे, फिर -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। बट माइनस को हम सेकेंड स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर भी देखो कॉमन बार है, तो कॉमन बार को सेपरेट कर लेंगे, 2t/3 और अंदर क्या होगा नेक्स्ट टर्म 3/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी ब्रैकेट हटानी है, ब्रैकेट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये माइनस को दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस माइनस साइन का मतलब ब्रैकेट के बाहर आने का ये मतलब होता है कि 2t/3 इस टर्म और इस टर्म में से दोनों में से हमने माइनस साइन ना कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब कि इसके पास भी वो माइनस साइन था, इसके पास भी वो माइनस साइन था, लेकिन हमने इन दोनों के पास से वो माइनस साइन लेके ब्रैकेट के बाहर रख दिया। तो अगर दोनों के पास पहले था और हमने कॉमन लेके बाहर रख दिया तो ब्रैकेट आया। अब अगर हमें ब्रैकेट हटाना है तो ये माइनस वापस दोनों को देना पड़ेगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कोई टर्म होती, मान लीजिए 2 होता है, कोई भी टर्म होती, तो आप अंदर 2 को डिस्ट्रीब्यूट करते, लेकिन यहाँ पे कोई टर्म ना होने का मतलब कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, कोई टर्म ना होने का मतलब होता है कि यहाँ पे 1 एक टर्म है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन है, इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 3t/4 माइनस 2/4। अब ये क्या होगा, माइनस को हम 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2t/3 हो जाएगा, और इस माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप कहोगे मैम इन 3/3 को आप काट क्यों नहीं रहे। मैं काट सकती हूँ बेटा, बट मैं काट नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि राइट साइड में एक कांस्टेंट है जिसकी नीचे भी 2/3 है ना, तो शायद मुझे एलसीएम के टाइम पे ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बाकी आप काटना चाहो तो आप काट भी सकते हो, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, -t। अब आपकी देखो सारी टर्म्स सेपरेट हो चुकी है, सारी टर्म्स इंडिविजुअल हो चुकी है ना। ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने का सिर्फ यही मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है आप उसको ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस है सिर्फ ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे। कोई टर्म होती तो आप उस टर्म को मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे वेरिएबल पार्ट एक साइड, वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा है, ये है, ये है और ये है। तो 3t/4 -t/3 क्या साइन चेंज होगा, आप कहेंगे नहीं मैम साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइड चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे t, क्या इस t का साइन चेंज होगा, आप कहेंगे यस मैम t का साइन चेंज होगा क्योंकि t को हम लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, साइड चेंज यानी कि साइन चेंज। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +t हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू,
यहाँ पे राइट साइड में कौन सी टर्म है कांस्टेंट, इसको 2/3 ही रहेगी। नेक्स्ट है 3/3, क्या साइड चेंज हो रही है, येस, तो क्या साइन चेंज होगा, येस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +3/3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये, क्या साइड चेंज हो रही है, येस, क्या साइन चेंज होगा, येस, तो -2/4 है तो आपका क्या हो जाएगा, +2/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का क्या एलसीएम आता है, 12 आएगा। 4 को आप 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे 1 है तो 1 को 12 बनाने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 3 3 जा 90, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस साइन ध्यान रखना है, -8t + 12t। ठीक है, पूरे के नीचे 12 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, अगेन 12 आएगा। इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 8 बन गया, +12 +6, तो आपका यहाँ पे कर देती हूँ थोड़ा छोटा छोटा सॉल्व। हाँ, तो आपका लेफ़्ट साइड वाली टर्म क्या बनी, अगेन क्या करेंगे, दो दो टर्म का पेयर बनाएंगे। इन दोनों को करेंगे तो क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। तो 9 - 8 क्या होता है, 1t हो गया, प्लस आएगा ना क्योंकि 9 बड़ा है, 1t है, और फिर यहाँ पे 1t आया आंसर, और 1t + 12t दोनों प्लस प्लस है तो साइन क्या मतलब क्या होगा, एडिशन होगा, और साइन क्या आएगा, बड़ी टर्म का, बड़ी टर्म 12 है तो प्लस ही आएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, चलो एक स्टेप और लिख देते जैसे कंफ्यूज ना हो। 8 और 9 को प्लस करा था हमने तो क्या आया था, 1t + 12t, है ना, अपॉन में 12, और यहाँ पे क्या है, 26/12 आ जाएगा, है ना। पहले इन दोनों को ऐड किया, 20 आया, फिर इसको ऐड कर दिया, 26 आ गया। अब ये क्या हो गया, 13t/12 इज इक्वल टू 26/12। क्या करेंगे, t निकालने के लिए, जो 26/12 तो ऐसे की ऐसे रख देंगे। अब जो 13 है किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड में जाके क्या आ जाएगा, बार के नीचे आ जाएगा, और 12 जो है वो बार के नीचे है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, बार के ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। 12 से 12 कट जाएगा, और 13 आपका 2 से कट जाएगा, तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है आपको। एक बार आप दोबारा इसको देख सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, है ना। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, अब बेटा जो एनसीईआरटी में ना क्वेश्चन नंबर 6 ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है -m इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। ठीक है, आपको बेटा जब भी एग्ज़ाम में दिया जाएगा ना तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपकी टीचर्स जो होंगे वो ब्रैकेट लगाएंगी कहीं ना कहीं, बट आपकी एनसीईआरटी में ना इसको इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन हम ऐसा कह सकते कि ये थोड़ा सा गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप इसको ना इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो ना कि अब मैं इसे सेपरेट कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको सेपरेट कर रही हूँ तो मैं इसको सेपरेट करके क्या लिखूँगी, जो कॉमन बार है उनको अलग कर देंगे तो -m/2, और क्या हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म आप -m के साथ लोगे सिर्फ, क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है ना, ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है, बुक में ब्रैकेट नहीं गिवन है, इसका मतलब ये माइनस टर्म सिर्फ m के साथ है। और नेक्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, 1/2 इज इक्वल टू 1 - m/3 - 2/3। इस तरीके से सॉल्व करोगे आप। ठीक है, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो ना तो बेटा आपका क्वेश्चन गलत नहीं कहा जाएगा, या नहीं गलत उसको कह सकते, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं गिवन है। ठीक है, बट एनसीईआरटी की बुक में ना ब्रैकेट तो गिवन नहीं है, लेकिन आपका आंसर ब्रैकेट के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, इस टर्म को उनने किस तरीके से सॉल्व करा हुआ है, m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3, इस तरीके से उनने सॉल्व किया है। ठीक है, अब इस टर्म में और इस टर्म में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो
अब हमने ना सेपरेट कर लिए, सारी टर्म्स सेपरेट हो गई हैं। तो आप देखो वेरिएबल पार्ट कौन कौन सा है, ये है, ये और इनके साइन देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, लेफ्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट जब हम इस तरीके को, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या होगा, m लिखा सबसे पहले ये वाली टर्म, उसके बाद माइनस साइन है ना, तो ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। बट मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले कॉमन बार को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो m/2 माइनस 1/2 होगा, बट ये रहेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है। आगे 1 माइनस m/3 माइनस 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन है ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर जो भी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ब्रैकेट के बाहर जो भी चीज़ है, चाहे कोई नंबर है, कोई वैल्यू है, या फिर सिर्फ साइन है, तो वो अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। तो m, अब -1 को या माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया m/2 से, तो माइनस m/2 बन गया, और माइनस को आपने -1/2 से मल्टीप्लाई किया, -1 इंटू -1/2 किया आपने, तो आपको क्या मिलेगा, +1/2 मिलेगा, है ना। माइनस माइनस साइन आपको प्लस दे देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव 1/2 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस m/3, और सेम मेथड से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +2/3। अब आप बेटा चेक कर पा रहे हो इस टर्म में और इस टर्म में डिफरेंस, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे -1/2 है, लेकिन यहाँ पे +1/2 हो गया, ठीक है। और उसी तरीके से ये -2 है, तो ये +2 हो गया। तो एक साइन के चेंज होने की वजह से अब आप जब सॉल्व करोगे ना, तो दोनों टर्म्स में आपके डिफरेंट आंसर आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक है कि बुक में ना यहाँ पे ब्रैकेट लिखा होना चाहिए था, ब्रैकेट लगा होना चाहिए था, तभी ये क्वेश्चन करेक्ट होता, तभी आप लोग समझ पाते कि आपको माइनस दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। लेकिन क्योंकि आंसर पीछे इस तरीके से ही दिया हुआ है कि आप ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे, तो इस वजह से हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाली टर्म क्या करती हूँ मैं, माइनस, एक सेकेंड, ये वाला हटा देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन ब्रैकेट के साथ सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आपने अपने आप लगा लेना है बेटा। स्कूल में टीचर जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस देंगे तो आई एम प्रीटी श्योर वो आपको ब्रैकेट लगा के देंगे, है ना, क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। ठीक है, क्या टर्म बनी हमारी, ये टर्म बन गई m माइनस m/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m/3 प्लस 2/3, ठीक है। इसको सॉल्व करके ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे तो हमारी ये टर्म बनेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, वेरिएबल पार्ट एक साइड करना है, कांस्टेंट पार्ट एक साइड करना है। तो वेरिएबल पार्ट क्या है, m है, m तो यहीं रहेगा, माइनस m/2 भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन माइनस m/3 लेफ्ट साइड जा रहा है, साइड चेंज हो रही है, यस, तो साइन चेंज होगा, यस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस m/3 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में 1 है, दूसरी कांस्टेंट टर्म क्या है, +2/3 है, और यहाँ से एक कांस्टेंट टर्म हमको राइट साइड में लेके जानी है। तो अगर 1/2 को राइट साइड में ले जा रहे, साइड चेंज हो रही है, आप कहेंगे यस मैम साइड तो चेंज हो रही है, तो क्या साइन चेंज होगा, यस मैम साइन भी चेंज होगा, तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम, 6 आएगा। इसको 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका क्या हो गया, 6m माइनस 3m प्लस 2m, राइट। और आपका राइट साइड में क्या हो जाएगा, एलसीएम अगेन आपका 6 ही होगा, यहाँ पे नीचे 1 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपकी क्या टर्म बनी, 6 + 4 - 3, है ना।
ठीक है, यही बनी। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो अगेन 3 टर्म है तो 2 का पेयर बना के सॉल्व करेंगे। 6m और 3m को पहले कर लेंगे। प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा, और साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, क्योंकि 6 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3m आ जाएगा, 3m, फिर यहाँ पे ये वाला प्लस 2m अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 + 4 10, 10 - 3 7/6, है ना। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 5m/6 इज इक्वल टू 7/6। m की वैल्यू कैसे निकलेगी, 7/6 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, 6 डिवीजन में है तो ऊपर जाके बार के ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 5m के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में जाके बार के नीचे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आपकी m की वैल्यू क्या आ गई, 7/5 आ गई। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बेटा यही आंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनने डेफिनेटली ब्रैकेट के साथ सॉल्व किया है। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बिना आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अलग आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप आसान लग रहा है आप लोगों को, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, 3 ब्रैकेट t - 3 इज इक्वल टू 5 2t + 1। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें भी क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको जो भी ब्रैकेट के बाहर टर्म गिवन है उस टर्म को आपने अंदर ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमेशा ब्रैकेट के बाहर सिर्फ माइनस साइन दिया होता था, तो हम माइनस को सबसे मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें 3 दिया हुआ है और राइट साइड में 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 × t क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। 3 × -3 क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 5 × 2t तो 10t, और 5 × +1 तो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आपका, कांस्टेंट पार्ट एक साइड और वेरिएबल पार्ट एक साइड, तो 3t तो यहीं रहेगा। 10t को लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, क्या साइड चेंज हो रही है, आप कहेंगे यस मैम, क्या साइन चेंज हो गई, यस, तो +10 क्या हो जाएगा, -10t हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड में ये 5, इसकी तो साइड चेंज नहीं हो रही है ना, तो साइन भी चेंज नहीं होगा। 9 को राइट साइड में लेके जा रहे हैं तो साइड चेंज हो रही है, साइड चेंज हो रही है, यस, तो साइन चेंज होगा, यस, तो -9 क्या हो जाएगा आपका, +9 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, -7t, और ये क्या आ जाएगा आपका 14। ठीक है, अब t की वैल्यू निकालनी है मुझे, यहाँ पे 14 है, तो 7 -7 किस में, मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड में जाके बार के नीचे आ जाएगा, है ना, डिवीजन में आ जाएगा, ये आपस में कट हो जाएंगे, तो आपकी t की वैल्यू क्या बनी, t की वैल्यू आ गई आपकी -2, है ना। ये माइनस साइन बेटा बार के नीचे लगाओ चाहे आप ऊपर लगाओ, सेम ही बात होता है, उसका मतलब होता है कि ये पूरी टर्म नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि मैम बार के नीचे था तो आप 2/-1 लिखो, 2/-1 लिखूंगी तो इसका मतलब यही है, -2 ही है, इसका मतलब ये कि इस पूरी टर्म के नीचे ही माइनस है, टर्म के साथ माइनस है ना। क्लियर है, ये वाला तो छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से सॉल्व हो गया। बेटा मेरे सॉल्व कराने से पहले ना, आप जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, वीडियो को पॉज करके आपने एक बार खुद ट्राई करना है। ठीक है, खुद ट्राई करोगे, अगर आपका करेक्ट होता है तो आपको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, 8 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 जैसा ही है, 15y - 4 ब्रैकेट क्लोज -2y - 9 + 5y + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए राइट साइड में कोई टर्म नहीं है, 0 गिवन है। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट हटाना। ठीक है, ये करेंगे हम। तो ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म है उसको अंदर वाली सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 को एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को एक बार -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, 15y बन जाएगा, और 15 4 जा कितना होता है, -60 हो जाएगा, है ना, -4 से करेंगे मल्टीप्लाई, राइट।
यहाँ पे क्या करेंगे -2 को, अब देखो बेटा साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम -2 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह। तो -2 इंटू वाई क्या हो जाएगा -2y, और -2 इंटू -9 क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि बेटा आप अगर एक जगह भी साइन गलत कर दोगे ना तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5y, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट एक साइड, कांस्टेंट पार्ट एक साइड। ठीक है, तो वेरिएबल पार्ट में तो डेफिनेटली कोई भी साइन चेंज करना नहीं है हमें, क्योंकि सारे वेरिएबल लेफ्ट साइड में ही है, तो 15y ही रहेगा, -2y + 5y, है ना, किसी का भी साइड चेंज नहीं हो रही है। और कांस्टेंट पार्ट ये है, ये है, ये है, और इन सबको ही राइट साइड में लेके जा रहे हैं, सबकी ही साइड चेंज हो रही है, तो सबकी ही साइन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, -30 -18, राइट। तो ये क्या हो गया 18y। कैसे किया, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, क्या आया 15 - 2 प्लस और माइनस है तो माइनस होगा, 13 बचा, साइन किसका आएगा प्लस का आएगा, है ना, क्योंकि 15 बड़ा है। तो यहाँ पे 13y आया, और अब 13y और 5 को सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा 18y आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करा तो कितना आया 30 आया प्लस का, और -18 करा तो कितना आया 12 आया, है ना। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो 12 ही रहेगा, 18 किस में मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड जाके बार के नीचे आ जाएगा। क्या करेंगे 6 से काट लेंगे, 6 2 = 12 होता है, 6 3 = 18 होता है, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चंस है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मेरे कराने से पहले ना आप एक बार बेटा खुद ट्राई करके देखें, वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करके देखें, क्योंकि एट द एंड पेपर तो आपने लिखना है, एट द एंड आपको तो आना ही चाहिए, सॉल्व करना है ना। तो अगर मेरे कराने से पहले अगर आप कर पा रहे तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एग्जैक्ट सेम मतलब क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है। ठीक है, वही चीज़ करनी है। 3 है 5z - 7 -2 9z - 11 इज इक्वल टू 4 8z - 13 और -17। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है उसको अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जा 15z, और 3 × -7 -21। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, -2 को मल्टीप्लाई करना है, तो -2 × 9 -18z, और -2 × -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, +22 हो जाएगा। ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्लस हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू 4 × 8 32z, और 13 × -13 × 4 करना है। क्या होता है -13 × 4 क्या होता है -13 × 4, हे भगवान 52 होता है बेटा, राइट 52 होता है ना दिमाग से निकल गया मेरे। तो साइन क्या आएगा, लेकिन प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप -52 आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 17 बच रहा है, -17। क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट एक साइड, कांस्टेंट पार्ट एक साइड, तो 15 तो यहीं रहेगा, 15z ऐसे क्या ऐसा रहेगा, -18z भी ऐसे ही रहेगा, लेकिन 32z के लिए हम लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज होगा, है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा -32z हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, बचे हुए कांस्टेंट पार्ट को राइट साइड लेके जाना है, -52 है ना, -52 यही रहेगा, -17 भी ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट कौन कौन से, ये है, ये एक कांस्टेंट टर्म, तो -21 है, राइट साइड ले जा रहे हैं, साइन चेंज हो रहा है, राइट साइन चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज होगा, तो -21 +21 हो जाएगा, और आपका 22 का भी साइड चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, है ना, -22 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन 3 टर्म्स है, तो 15 और +15 है, -18 है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा,
और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि 18 बड़ी टर्म है, तो -3 हो जाएगा यहाँ पे। और -3 और -32 क्या होगा यहाँ पे, माइनस माइनस है तो होता क्या है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, है ना। बड़ी टर्म कौन सी है, 32 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -35z, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे नेक्स्ट में, -52 है और -17 है, तो माइनस माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बने, -69 बने, है ना। और अब आप देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या है, प्लस है और माइनस है, तो होगा क्या, माइनस होगा 21 -22, तो यहाँ पे आपका -1 हो गया, ठीक है। और अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -69 और -1 -70 हो गया आपका, है ना। होगा एडिशन, लेकिन साइन आपका नेगेटिव का आएगा। अब आपकी z की वैल्यू क्या आ गई, -70 है यहाँ पे तो, और -35 मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। 35 2 जा 70 होता है, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा आपका, है ना। तो क्या हो गया, ये 2 आ गया, आपके z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं बेटा। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। उसके बाद हमारे चैप्टर भी और एक्सरसाइज भी दोनों चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.25 को मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4f - 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.05 10f - 9, ठीक है। अब आप इसको बेटा 2 तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। पहला तरीका क्या है, इस 25 का मतलब क्या है, आप पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दो, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, है ना। मैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या आंसर मिलता है, 100 आंसर मिलेगा, ठीक है। और जितने टर्म्स के बाद डेसिमल है ना, उतने टर्म्स के बाद, यहाँ पे डेसिमल 2 टर्म्स के बाद है ना, तो यहाँ पे 2 टर्म्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो 100 के अगर 2 टर्म्स के बाद डेसिमल लगा तो इसका मतलब वैल्यू 1 ही हुई आपकी, है ना। पॉइंट के बाद अगर जितने भी ज़ीरो होते हैं ना बेटा, तो उन ज़ीरो को हम हटा सकते हैं, ठीक है। इस 1 पॉइंट के बाद मैं कितने भी ज़ीरो लगा रही हूँ ना, तो इनका कोई सेंस नहीं बनता, इन सब ज़ीरो को मैं हटा के सिर्फ 1 लिख सकती हूँ। लेकिन अगर 1 के बाद अगर ऐसा होता ना 0.005 है, तब आप इन ज़ीरो को नहीं हटा सकते, तब इसका मतलब है 1.005, इसको पूरी वैल्यू लिख के ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर ऐसे 1.005 उसके बाद 000 है तो आप इन ज़ीरोज़ को हटा सकते हो, ठीक है। आप इसको 1.005 लिख के सॉल्व करोगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको सॉल्व किया था, 25 × 4 कितना होता है, 100 होता है, और 2 ज़ीरो के बाद डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि 25 2 नंबर है ना, 2 और 5 2 के बाद डेसिमल है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 1f हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -0.75 आ जाएगा। 25 × 3 आपका क्या होता है, 75 होता है, और 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल है, तो आंसर में भी 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दोगे आप, इज इक्वल टू, अब 5 × 10 कितना होता है, 50 होता है, राइट, 50 होता है, और आप 2 पॉइंट के बाद डेसिमल है, तो आप 1 और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दोगे, तो 0.50 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.50 को आप 0.5 लिख सकते हो, या चलो आप 0.50 भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी डेसिमल के बाद 2 टर्म है, तो हमें उसी अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये क्या हो गया आपका, 0.50f हो गया, और आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस है ये, माइनस का ध्यान रखना है, -45 0.45 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कांस्टेंट पार्ट एक साइड, वेरिएबल पार्ट एक साइड, तो ये वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट है, ये वाली टर्म लेफ्ट साइड में आ जाएगी, है ना। तो 1f - 0.5f इज इक्वल टू, यहाँ पे -0.45 तो है ही, और ये -75 जो है राइट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +0.75 हो जाएगा, राइट।
अब आप क्या करोगे, ये 1 है, अब देखो कांस्टेंट सॉरी इंटीजर पार्ट से प्लस माइनस होता है और डेसिमल पार्ट से, ठीक है। तो आप 1 को 0.00 लिख लोगे और हमें क्या करना है, माइनस करना है 0.5, है ना, इसको माइनस करना है। तो यह 1 कटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल 10 आ गया तो आपका 5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो 0.5 F इस साइड आ गया आपका। ये बेटा इसको कोई भी बच्चा गलती से बार मत समझ लेना, ठीक है। 1 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो आपको 0.5 F मिला इज इक्वल टू, अब इनको क्या करेंगे, 0.45 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, है ना, 7 5 से। तो क्या आंसर मिलेगा आपको, माइनस करना है आपने, 5 - 5 0 और यहाँ पे 30 हो जाएगा आपका, है ना। तो 0 पॉइंट साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, है ना, क्योंकि 0.75 बड़ा नंबर है। तो ये क्या हो गया, 0.3 हो गया। आप 0.3 भी लिख सकते हो, 0.30 भी लिख सकते हो, बट क्योंकि मैंने आपको बताया डेसिमल के बाद कोई इंटीजर है और उसके बाद कोई ज़ीरो लग रहे तो आप उन ज़ीरो को हटा सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, इस ज़ीरो को आप हटा सकते हो, क्योंकि 0.3 के बाद आप कितने भी ज़ीरो लगा रहे हो ना बेटा, ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि 0.3 ही है आपका वैल्यू, ठीक है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.3 है यहाँ पे, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल और डेसिमल कट जाएगा दोनों, है ना, क्योंकि इसका मतलब 0.3 का मतलब क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/10, है ना, और नीचे वाले 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5/10, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपस में डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। या फिर अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे तो आप ऐसा सोच लो कि ऊपर नीचे दोनों टर्म्स को मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना बन गया, 3/5 बन गया, है ना। 3/5 आपकी वैल्यू बन गई। अब आप क्या करेंगे, f की वैल्यू आपकी 3/5 आ गई, या तो आप इसको 3/5 ही छोड़ दें या फिर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6 हो जाएगी, है ना। 3/5 करेंगे तो आप, क्योंकि 3 छोटा नंबर तो एक डेसिमल लगेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 जा 30 होता है ना। तो आपका 0.6 आ गई एफ की वैल्यू। क्लियर है। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, है ना, मतलब आप सीधे सीधे डेसिमल्स के साथ ही आप डील करें और डेसिमल्स को ही सॉल्व करते जाएं आप, ठीक है। एक और तरीका क्या है बेटा कि ना, आप अगर कई बच्चों को जैसे ना डेसिमल कंफ्यूज करते हैं तो हम ना डेसिमल हटा देंगे। अगर 0.25 है तो क्या इस टर्म को अगर मेरे को डेसिमल हटाना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 25/100। आप कहेंगे यस मैम बिल्कुल लिख सकते हो, तो मैं क्या करूँगी, इसे 25/100 लिख दूँगी, ठीक है। 25/100 लिख दिया, ब्रैकेट में 4f - 3 इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं 5/100 लिख सकती हूँ, है ना। जितने ज़ीरो होते हैं ना डेसिमल के बाद, जितने टर्म्स होते हैं उतने ही नीचे ज़ीरो आ जाते हैं, ब्रैकेट 10f - 9, है ना। अब सॉल्व कर लेंगे तो 25 × 4 कितना होता है, 100f/100 माइनस 25 × 3 75/100 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 50 हो जाएगा यहाँ पे, 5 × 10 50f/100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -45/100, राइट। अब क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट एक साइड, कांस्टेंट पार्ट एक साइड, तो ये 50 इधर आएगा, साइड चेंज हो रही है तो साइन चेंज हो जाएगा, 100f/100 माइनस 50f/100 इज इक्वल टू, ये -45 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये 75 राइट साइड में जा रहा है तो साइड चेंज हो रही है तो आपका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 75/100 हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे सेम ही है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 100 ही है इनका एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 आ जाएगा, 100 - 50 कर देंगे डायरेक्ट, 100 - 50x/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, 30/100 हो जाएगा, है ना। आगे आपकी f की क्या वैल्यू आई, 30/100 तो यही रहेगा, ये 100 डिवीजन में तो ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और 50 मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड में आके बार के नीचे हो जाएगा, है ना। ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, आपकी वैल्यू क्या आ गई, 3/5 आ गई। और अगर आप इसे डेसिमल में लिखना चाहो तो आप 0.6 लिख सकते हो। क्लियर है बेटा, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए सॉल्व करने के, ठीक है। क्योंकि आप
कंफ्यूज ना हो, ताकि कई बच्चों को डेसिमल के साथ कन्फ्यूजन होती है, तो आप कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया। ठीक है, जो भी आपको इजी लगे आप एग्ज़ाम में वो मेथड यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमने अपने चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके साथ चैप्टर नंबर 3 के साथ।